सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का साइंस सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे फसलों का उत्पादन एवं प्रबंधन। यदि हम इस टाइटल को समझना चाहें कि फसलों का उत्पादन एवं प्रबंधन का क्या मतलब होता है, दैट मीन्स इसमें हम पढ़ेंगे कि फसलों का उत्पादन किसान कैसे करता है और फसलों का उत्पादन करने के बाद उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। मतलब किस तरीके से उन फसल को जब घर में ला करके रखा जाता है, इसके बाद उसको किस तरीके से रखा जाए ताकि वो फसल रखे रखे खराब ना हो जाए। तो इन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। दैट मीन्स फसलों का उत्पादन एवं उनका प्रबंधन। इस चैप्टर को हम एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़ेंगे। यहाँ पर दो स्टूडेंट्स हैं, पहेली और बूझो। वो ग्रीष्म अवकाश में पहेली और बूझो अपने चाचा के घर गए। चलिए हम इसको पॉइंटर के थ्रू पढ़ेंगे। जस्ट अ मिनट। ग्रीष्म अवकाश में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि। मतलब एक किसान के घर में ये सब होना नॉर्मल सी चीज है। ये खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि ये खेती करने के लिए ये बेसिक औजार हैं, जिनका किसान खेती करने के दौरान यूज करता है। इन सभी चीजों का यूज हम आगे के सेक्शन में देखेंगे। पहला स्टूडेंट जो होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो ये क्वेश्चन पूछता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। जस्ट जो अभी हमने देखा, खुरपी, दरांती, बेलचा, हल। जस्ट ये छोटा सा स्टूडेंट है, ये इसको कुछ भी नहीं पता इस बारे में। जस्ट उसने देखा इन औजारों को और जस्ट उसके मन में ये ख्याल आया कि इन औजारों को हम कहाँ यूज करते हैं। सो आपने पहले भी पढ़ चुका होगा कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। मतलब पौधे अपना भोजन कैसे बना सकते हैं, आपके मन में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि कैसे अपना भोजन बनाते हैं वो। तो मैं जस्ट आप लोगों को यहाँ पे एक लाइन ऐड करना चाहूंगा कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, दैट मीन्स सन रेज, सूरज की किरणें, प्रकाश की जो किरणें होती है, उनकी उपस्थिति में पौधे अपना भोजन पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से बनाते हैं। इसलिए इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कि पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। बट क्या आपको याद है कि हर पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? ये भी आपको, सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस चैप्टर में मिलने वाला है। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। यदि यहाँ पे हमने कवर किया कि पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन जो मनुष्य होते हैं और सभी जंतु, जितने भी जानवर होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो अपना भोजन नहीं बना सकते। असमर्थ मतलब होता है वो अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? अगेन वो स्टूडेंट, जो एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, वो क्वेश्चन अगेन उसके मन में आता है कि जब जंतु अपना भोजन नहीं बना सकते हैं तो फिर उनको भोजन का स्रोत क्या है, उनको भोजन मिलता कैसे है? फिर से उसके मन में ये क्वेश्चन आया कि हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं। अगेन 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 एंड अगेन क्वेश्चन उसके मन में आता जाता है। आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। जैसा कि हमारे बॉडी में ये पाचन क्रिया, श्वसन की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो इसके लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमें भोजन से मिलती है। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से प्राप्त करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है कि हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से प्राप्त करते हैं। इसको हम फिर से इस लाइन को एक्सप्लेन करेंगे कि हम अपना भोजन पौधों से कैसे प्राप्त करते हैं। पौधे से प्राप्त करने का मतलब, जैसे कि बात करें, धान हो गया, गेहूं हो गया, चना हो गया, ये कहाँ से आता है? पौधों से ही आता है। लेकिन यदि बात करें जंतुओं, अब जंतुओं से कैसे हम भोजन प्राप्त करते हैं? जंतुओं से भोजन प्राप्त करने का मतलब है, जैसे हम दूध पीते हैं। दूध दूध कहाँ से आता है? गाय से, भैंस से, बकरी से। इस प्रकार से हम अपना भोजन पौधों और जंतुओं दोनों से ही प्राप्त करते हैं। एक फिर से उस स्टूडेंट के मन में कुछ बातें आती हैं
जो कि क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। फिर से स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आया कि हमारे देश की जनसंख्या इतनी है, ना केवल देश, सभी देश के लोग भोजन ग्रहण करते हैं, तो सभी लोग तो खेती नहीं करते हैं। तो इसके मन में फिर से क्वेश्चन आया कि हम इतने बड़े देश की जनसंख्या को, और ना केवल अपने देश भारत देश, पूरे विश्व में जितनी जनसंख्या है, वो लोग भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, उनको कैसे भोजन प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस के मन में आ रहे हैं, हम लोग वन बाय वन इनके आंसर्स को भी स्टडी करेंगे। दूसरी स्टूडेंट, उनके मन में ये जो है, तो फिर से कोई बात आई, जैसा कि भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक। दैट मीन्स पहला स्टूडेंट क्वेश्चन करता है और दूसरा स्टूडेंट आंसर देता है। इनका आंसर क्या है कि भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। सो इतने बड़े जनसंख्या को, क्योंकि सभी लोग जो है खेती करते नहीं है, तो जो किसान है उसको बड़े पैमाने पे खेती करना होगा, ताकि इतने बड़े जनसंख्या वाले देश को, इतने बड़े जनसंख्या वाले पूरे विश्व को भोजन की आपूर्ति हो सके। तो दैट मीन्स भोजन का उत्पादन करना, फसलों का उत्पादन करना, बड़े पैमाने में उत्पादन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्राप्त प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। दैट मीन्स एक विशाल जनसंख्या, विशाल का मतलब होता है बहुत बड़ा। सो विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए नियमित उत्पादन, एक किसान है, यदि उसने इस साल खेती किया, अगले साल खेती नहीं किया, 2 साल खेती नहीं किया, 5 साल खेती नहीं किया, सो कैसे इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन को आपूर्ति हो पाएगी। तो ऐसे में उसको नियमित उत्पादन करना होगा। उचित प्रबंधन, भोजन का उत्पादन करने के बाद, क्योंकि किसान बहुत बड़े पैमाने पे भोजन का उत्पादन करेगा, तो उसका प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा कि उत्पादन तो कर लिया, लेकिन यदि उसका रख रखाव, उसका प्रबंधन ठीक से नहीं करेगा, तो वो भोजन जो है रखे रखे खराब हो जाएगा। और प्रबंधन के बाद उनका वितरण, जहां पे रिक्वायरमेंट है, एज पर रिक्वायरमेंट हमें उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, वितरण भी करना है। सो इस प्रकार से उसका क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि हम इतने बड़े जनसंख्या को भोजन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दूसरे स्टूडेंट ने आंसर दिया कि भोजन का बड़े पैमाने पे नियमित उत्पादन करना, उचित प्रबंधन करना एवं उचित वितरण करना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से हम अ, इतने बड़े जनसंख्या को भोजन प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। अब यहाँ पे कृषि पद्धतियां के बारे में जानेंगे। सेक्शन नंबर 1.1 आप देख सकते हैं यहाँ पे कृषि पद्धतियां। तो जस्ट हम इस ब्लॉक को पढ़ते हैं। यहाँ पे लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। इस सेंटेंस को हम जानेंगे कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। घुमंतु का मतलब यहाँ पे यह हुआ कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक मनुष्य, मतलब अपनी भोजन की खोज में, अपनी आवास की खोज में वो आते जाते रहते थे। आज इस स्थान पर तो कभी किसी और स्थान पर। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते थे। वो अकेले नहीं, जितने भी उनके ग्रुप मेंबर्स थे, सभी लोग जो है तो साथ में अपनी भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण किया करते थे। ये काफी समय पहले की बात है। तो वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे, क्योंकि उस समय पकाना नहीं जानते थे, उस समय आग की खोज भी नहीं हुई थी। तो जो जैसा उनको मिलता था, जो फल मिलता था, सब्जियां मिलता था, वो कच्चे ही खा जाते थे। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि आज के जो बंदर होते हैं, जब बंदर आप लोगों के आसपास आते हैं, तो कच्चे फल जो पौधों में लगे होते हैं, सब्जियां लगे होते हैं, वो कच्चे फलों को ही खाने लगते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि फलों को, सब्जियों को पकाकर कैसे खाया जाए। और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना भी प्रारंभ कर दिया उस समय पे, क्योंकि भोजन के तलाश में जो जो जंतु होते थे, उनको भी मारकर खाना स्टार्ट कर दिया। ये बहुत पहले की बात है। सो कालांतर में खेती कर, कालांतर मतलब यहाँ पे बाद में, इसके बाद धीरे धीरे उसका विकास हुआ। सो कालांतर में, बाद में वो खेती करना स्टार्ट किए। सो खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों का उत्पादन कर सके। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। तो पहले तो मनुष्य जो है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने भोजन और आवास की तलाश में घूमते रहते थे। इसके बाद कच्चे फल वगैरह, कच्चे फल सब्जियां, इसके बाद जंतुओं को, जानवरों को मारकर खाना स्टार्ट किए। फिर बाद में जब जब कंट्री डेवलप करता गया, तब बाद में खेती करने का आइडिया उनके मन में आया। फिर चावल, गेहूं, उस समय और भी बहुत सारे अन्य खाद्य पदार्थों का उत्पादन शुरू किया। तो इस प्रकार से मतलब खेती का शुभारंभ हो गया। अब हम अगला सेक्शन देखते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे
किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। मतलब जब एक ही किस्म के पौधे, फॉर एग्जाम्पल हम धान की खेती कर रहे हैं, तो यदि उस खेत में, उस जमीन पे सिर्फ और सिर्फ धान की फसलें हों और कोई फसल ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। फिर से रिपीट करेंगे, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। गेहूं के अलावा कोई भी पौधा वहां पे नहीं होगा तो फिर और बड़े पैमाने पे उसको हम फसल कहेंगे। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। तो अन्न, सब्जियां एवं फल, इसको हम फिर से एक्सaggerate मतलब एम्फेसाइज करेंगे कि अन्न मतलब जैसे कि धान हो गया, आपका गेहूं हो गया, चना हो गया, दाल हो गया। सब्जियों में जैसे कि भिंडी हो गया, लौकी हो गया, बहुत सारी भिंडी की कैटेगरी, सब्जियों की कैटेगरी में आते हैं। फल जैसा कि केला हो गया, सेब हो गया, मौसमी हो गया, संतरे हो गए, ये फल के कैटेगरी में आते हैं। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उनके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण भी कर सकते हैं। वर्गीकरण मतलब होता है कैटेगराइजेशन करना, उनको बांट देना। ठीक है, तो हम कैसे बांटेंगे? उनके मौसम के आधार पर, किस मौसम पर कौन सी फसल उगाए जाते हैं उनके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। अगला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। भारत एक विशाल देश है। भारत एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु स्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। मतलब भारत एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ पर ताप, ताप का मतलब होता है तापमान, गर्मी। आर्द्रता का मतलब होता है यहाँ पर नमी। और वर्षा तो आप जानते ही होंगे। जैसी जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। भिन्न का मतलब होता है अलग अलग। यदि आप भारत के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो ये जलवायु आप डिफरेंट डिफरेंट पाएंगे। अतः देश की विभिन्न 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 भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। आप भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, वहां पे अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है। इस प्रकार विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है? खरीफ की फसलें। अब हम जानेंगे खरीफ की फसलें क्या होती हैं और ये फसलें किस सीजन में उगाई जाती है। तो वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसलें कहलाती है। मतलब जितने भी फसलें हैं जिन फसलों का शुरुआत, जिन फसलों का उत्पादन जो है वर्षा ऋतु से प्रारंभ हो जाती है, उन फसलों को हम खरीफ फसल कहते हैं। तो भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। तो उस समय जून से सितंबर के टाइम पे जो फसलों का उत्पादन होता है उनमें से है धान है, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। ये सभी खरीफ की फसलें हैं। तो आपसे कभी कोई पूछे कि खरीफ का फसल क्या है तो आपको आंसर देना है कि ऐसे सभी फसलें जो सामान्यतः वर्षा ऋतु में, जो जून से सितंबर के बीच में जिनका उत्पादन होता है, उसे हम खरीफ की फसल कहते हैं। अगला हम बात करें रबी फसल। रबी फसल क्या होता है? शीत ऋतु, जो कि अक्टूबर से मार्च तक, तो शीत ऋतु में उगाई जाने वाली सभी फसलें रबी फसल कहलाती हैं। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां भी ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। आप लोगों ने देखा होगा ककड़ी हो गया, खीरा। तो ये खीरा जो है, ककड़ी, जो है ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। आधारित फसल पद्धतियां, हम यहाँ पर आधारित फसल पद्धतियों के बारे में बात करेंगे। मतलब बेसिक फसल पद्धतियों के बारे में यहाँ पे अब बात करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 1.2 में। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? ये एक स्टूडेंट है, उसके मन में फिर से ये क्वेश्चन आ गया। अपने चाचा के घर में है, वो बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर लेने गया है अपने चाचा के घर में, तो उसके मन में फिर से ये क्वेश्चन आया कि धान को शीत ऋतु में ही क्यों नहीं उगाया जा सकता। अगला स्टूडेंट है, मतलब उसकी फ्रेंड है, वो आंसर देती है कि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि जो धान की फसल होती है और गेहूं की फसल होती है, जैसा कि मैंने अभी बात किया खरीफ फसल और रबी फसल में, तो धान को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, लेकिन गेहूं को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं। पानी की जरूरत होती है गेहूं को भी, लेकिन धान की तुलना में गेहूं को कम पानी की जरूरत होती है। इसलिए धान की फसल को
हम वर्षा के ऋतु में धान की फसल को उगाते हैं, और गेहूं जैसा कि जो कि रबी फसल है, तो उसको हम गर्मी के सीजन में उगाते हैं। दैट मीन्स उसका जो है सितंबर के बाद, दैट मीन्स अक्टूबर से मार्च तक हम लोग रबी फसल का उत्पादन करते हैं। तो फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। सामयिक मतलब टाइम टू टाइम। ओके। सो टाइम टू टाइम किसान को फसल उगाने के लिए अनेक क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। आप लोग अपने घर में देखे होंगे। आप लोगों के घर में गमला लगा होगा, तो उसके लिए आप लोग सबसे पहले पौधा लेके आए होंगे, उस गमले में जो है मिट्टी डाले होंगे, उसमें खाद डाले होंगे, पानी डाले होंगे, इसके बाद उस पौधे को लगाए होंगे। इसके बाद पौधों को लगाने के बाद उसमें आप टाइम टू टाइम आप लोग खाद भी देते होंगे, रेगुलर पानी देते होंगे आप लोग, ताकि वो पौधा सूख ना जाए। आप लोग इसके पहले भी हम लोग जस्ट भी पढ़ चुके हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो पौधे अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं? उनको प्रकाश, सनरेज की बहुत जरूरत होती है, जो सूरज की किरणों की बहुत जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी। सो ये तीनों चीज पौधों के भोजन बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी बोलते हैं। तो अगला हम पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए कि कृषि पद्धतियां जो आगे दिए गए हैं, यहाँ पे कौन कौन सी कृषि पद्धतियां हैं? मिट्टी को तैयार करना, बुवाई करना, खाद्य एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई एवं भंडारण। सो ये कृषि की बेसिक पद्धतियां हैं, जिनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। कि मिट्टी तैयार करना, अब मिट्टी तैयार करने का क्या मतलब है, इसको हम समझते हैं दो लाइन में। मिट्टी तैयार करना मतलब कोई भी फसल जब हम बोते हैं उसके पहले हल चलाते हैं, उसकी जुताई करते हैं, मिट्टी को लूज करते हैं। इसके बाद खेत की जुताई करने के बाद हम उस फसल की मान लीजिए हम धान की फसल बोना है, तो उसके बाद हमें धान की फसल, या फिर हमें गेहूं बोना है तो गेहूं का फसल, कोई भी फसल हो, आप उसकी जो है तो उसके बीज को बोते हैं। इसके बाद बीज बोने के बाद हमें खाद और उर्वरक भी, यहाँ पे बात करते हैं खाद और उर्वरक क्या होता है। जैसा कि आप जानते होंगे, किसी भी इंसान को हेल्दी रहने के लिए विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार पौधों को हेल्दी रखने के लिए हमें खाद, पानी, प्रॉपर खाद चाहिए, पानी चाहिए, उर्वरक। ओके। खाद और उर्वरक हमें टाइम टाइम पे पौधों को देना बहुत जरूरी है, अदरवाइज फसलें कमजोर हो जाएंगी। और जब फसलें कमजोर हो जाएंगी तो उनका प्रोडक्टिविटी, दैट मीन उनका उत्पादन भी कम होगा। सो अगला नंबर है सिंचाई। सिंचाई मतलब पानी। यदि आप पौधों को पानी नहीं दोगे तो आपका फसल कमजोर हो जाएगा, फसल सूख जाएगा, आपका प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, या फिर प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। दूसरी चीज, फिफ्थ नंबर है यहाँ पे, खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार यदि हम समझना चाहें, खरपतवार का मतलब वो चीज होता है, जैसे आपने बोया धान की फसल, लेकिन धान की फसल के साथ साथ उसमें आप नहीं चाहते हो कि धान के फसल के अलावा इसमें कोई और चीज उग जाए, लेकिन धान की फसल के साथ साथ कोई और भी जैसे घास वगैरह उग जाती है उसमें, ठीक है, जिसको आप नहीं चाहते हो। तो वो जो खरपतवार होती है ना, आपकी फसलों के लिए दुश्मन का काम करती है। तो आपके फसलों को, जो खरपतवार होती है, आपके फसलों को ग्रो करने से रोकती है, आगे बढ़ने से रोकती है। इसलिए हमें उस खरपतवार से सुरक्षा, मतलब खरपतवार एक दुश्मन का काम कर, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है खरपतवार से सुरक्षा। तो टाइम टू टाइम हमें देखना पड़ेगा खेतों में कोई खरपतवार तो नहीं आ गया, कोई घास तो, एक्स्ट्रा घास तो नहीं उग गया। यदि एक्स्ट्रा घास से खरपतवार आ गया तो हमें उसको निकाल के फेंकना होता है। इसके बाद हम सिक्स नंबर की बात करेंगे, कटाई। सिंचाई हो गया, खरपतवार से सुरक्षा हो गया, इसके बाद जब फसल तैयार हो गया उसका कटाई करना होता है। और कटाई करने के बाद उसका भंडारण करना, मतलब उसको घर में ला करके उसका प्रॉपर देख रेख, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट। भंडारण का मतलब है स्टोरेज, और स्टोरेज के बाद है उसका मैनेजमेंट, जैसा कि हम पेपर अपने इस चैप्टर नंबर, जब चैप्टर स्टार्ट किए थे उस समय पढ़े थे, मैनेजमेंट, उसका प्रबंधन। तो भंडारण का मतलब स्टोरेज हुआ, और इसके बाद उसका प्रॉपर तरीके से देख रेख करना, ताकि उसमें नमी ना लग जाए, कीड़े मकोड़े ना लग जाए, अदरवाइज वो फसल के आपके जो भंडारण कक्ष है, जो उसमें जो फसल रखा गया है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जस्ट एक ओवरव्यू ले लिए हैं। अब हम अगला स्टार्ट करते हैं 1.3, मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार कैसे करता है किसान, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है।
मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना। पलटना तो आप समझ गए होंगे कि ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर, ये हुआ प्रोसीजर, पलटना हुआ। लेकिन इसे पोला बनाना, पोला का मतलब क्या हुआ? पोला का मतलब ये हुआ कि जैसा कि आप लोग स्कूल जाते होंगे, तो आप कभी प्ले ग्राउंड में गए होंगे, क्रिकेट ग्राउंड में गए होंगे, तो वहां की जो मिट्टी होती है बहुत टाइट होती है। आप यदि वहां जूते पहन के चले जाएं तो, या फिर कैसे भी चले जाएं, आपका पैर उस मिट्टी में नहीं धंसेगा। ओके, क्योंकि वो मिट्टी बहुत टाइट है। लेकिन यदि उस मिट्टी में, उस प्ले ग्राउंड में, स्कूल का जो प्ले ग्राउंड है वहां पे हम हल चला दें, तो वो मिट्टी हो जाएगा लूज। ठीक है, ढीला हो जाएगा वो मिट्टी। और उसी जब मिट्टी को जब ढीला हो जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पोला। मिट्टी मतलब पोला हो गया। जब आप खेत में जाओगे तो आपका, क्योंकि जब मिट्टी जब पोला बन चुका है तो मिट्टी हो जाती है लूज, और जब आप वहां पे जाओगे तो आपका पैर धंस जाएगा, क्योंकि मिट्टी वहां पे लूज हो चुकी है। इस प्रकार से मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। अब मिट्टी को पलटना और पोला क्यों बनाया जाता है, हम इसको आगे के सेक्शन में पढ़ेंगे। ये बहुत जरूरी है। मिट्टी को पलटना और पोला बनाना कृषि उत्पादन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इससे क्या होता है, जब मिट्टी को पलट दिया जाता है या फिर ढीला बना दिया जाता है, पोला बना दिया जाता है, तो क्या होता है? इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जाती हैं। अदरवाइज यदि मिट्टी जो है तो बहुत टाइट होगा, तो मिट्टी, क्योंकि मिट्टी टाइट होगा तो जड़ें अंदर तक नहीं जा पाएंगी, और जब जड़ें अंदर तक नहीं जा पाएंगी तो आपका फसल हो जाएगा कमजोर। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। ये भी आपको पॉइंट ध्यान देना है कि यदि मिट्टी लूज होगी तो जो जड़ें होती हैं पौधों की, वो आसानी से श्वसन क्रिया कर सकती है। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है? ये फिर से क्वेश्चन हो गया, जो कि हम लोग अभी आंसर जान भी चुके हैं, बट फिर से जानने की कोशिश करते हैं। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायक करती है। यह जीव किसानों के मित्र होते हैं। जो यहाँ पे केचुआ, आप यहाँ देख सकते हैं, केचुआ और सूक्ष्म जीव जो मिट्टी में पाए जाते हैं, ये किसानों के बहुत बड़े, बहुत अच्छे मित्र होते हैं, क्योंकि ये मिट्टी को पलटकर पोला बनाते हैं। देखो, पहली चीज तो किसान तो मिट्टी को पोला बनाता ही है, लूज बनाता ही है हल चला करके। बट जो मिट्टी में जो सूक्ष्म सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, केचुए पाए जाते हैं, ये भी मिट्टी को पूरा उलट पलट कर देते हैं। मिट्टी को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर देते हैं, और मिट्टी को ह्यूमस बना देते हैं, नमी उसमें लेके आ जाते हैं। क्योंकि जब मिट्टी लूज होगा, जो एनवायरमेंटल आसपास की जो नमी है उस मिट्टी में जाएगा, जो कि नमी मिट्टी के लिए बहुत जरूरी है, पौधों के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है। अगला सेंटेंस है, परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? फिर से ये क्वेश्चन, ये एक स्टूडेंट है, ये बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहा है, आप देख सकते हैं ये। इसके मन में बहुत सारे डाउट आ जा रहे हैं, और दूसरा स्टूडेंट आंसर देता जा रहा है। दैट अब हम यहाँ पे जानेंगे मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है। चलिए इसका आंसर जानते हैं। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्युक्त हो जाते हैं। निर्युक्त का मतलब होता है रिलीज होना। यह पोषक तत्व, यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो मिट्टी में जो मृत पौधे, जंतु जो मिट्टी में पाए जाते हैं, जो हम यहाँ पे मृत की बात कर रहे हैं, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। जो मिट्टी में पहले से मृत पौधे हैं, मृत जीव हैं, जो मिट्टी में पहले से मौजूद हैं, और मिट्टी में जो सजीव जंतु जो वहां पे प्रेजेंट है, जो जो सजीव होते हैं, वो जो इन मृत पौधे और जंतुओं का क्या करते हैं? अपघटित करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। और उनमें जो विटामिन होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, जो पौधों के लिए बहुत जरूरत है, वो क्या करते हैं? वो इस प्रक्रिया के थ्रू मिट्टी में रिलीज करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। जो उनसे जो रिलीज होती है, जो पोषक तत्व रिलीज होते हैं, वो पौधों द्वारा रिलीज कर लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक है, इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। मैं इस क्वेश्चन को और सरल कर देता हूं, इस आंसर को, कि जब हम फसल उगाते हैं तो पर्टिकुलर फसल जो होती है, जैसे धान की फसल होती है, उसकी जड़
उसकी जड़ जो है तो कुछ ही पर मिट्टी की जो ऊपरी परत है, मान लेते हैं कि 10 से 12 इंच, ठीक है, 10 से 12 इंच तक ही मैक्सिमम इतनी ही जा पाती है। सो जो मिट्टी के ऊपरी परत में जो पौधों में, जो मिट्टी में जो पोषक तत्व अवेलेबल होते हैं, जो मौजूद होते हैं, वही पोषक तत्व पौधों की वृद्धि में उपयोगी साबित होते हैं। इसलिए मिट्टी को जब हम पोला बना दिए जाते हैं, तो जो उसमें मौजूद पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिशंस हैं, पौधे उसको इजिली इजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इजिली यूज कर लेते हैं। इसलिए मिट्टी को पोला बनाना, उलटना पलटना बहुत जरूरी होता है। तो हमें उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अगला देखते हैं हम, मिट्टी को उलटते पलटते एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जुताई करना मतलब एक हल होता है, औजार। उसको हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे कि औजार क्या होता है। सो औजार, बहुत सारे औजार हमने पहले भी देख भी लिया था, खुरपी, बेलचा, ये हल भी ये एक औजार ही है। तो मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला बनाने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। और जो उसमें जो पौधों में जो जीव मौजूद होते हैं, केचुआ वगैरह होते हैं, वो उसमें एडिशनल, जैसा कि हमने बात किया कि वो किसान के बहुत अच्छे मित्र होते हैं। खेत की जुताई तो पहली प्रक्रिया हो ही गई, मतलब मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया किसान तो करता ही है, बट जो उसमें मौजूद केचुए वगैरह होते हैं, जो और भी जीव जंतु होते हैं, वो वो खुद एक नेचुरली मिट्टी को उलटने पलटने का काम करते हैं। तो वो एक तरह से जुताई के साथ साथ वो भी किसानों की मदद करते हैं मिट्टी को पोला बनाने में और मिट्टी को उलटने पलटने में। तो यहाँ पे इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन बन सकता है कि मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा जुताई कहलाती है वो प्रक्रिया। इसे हल चलाकर कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को क्या करते हैं, मतलब इस किस औजार के थ्रू इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं, हल के थ्रू। सो इसे हल चलाकर कर सकते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। मतलब यदि मिट्टी बहुत टाइट है तो उसमें हल चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसके पहले हमें पानी देना पड़ेगा, ताकि पानी देने से मिट्टी जो है लूज हो जाए, थोड़ी सी मुलायम हो जाए, उसमें नमी आ जाए, ताकि हल चलाने में आसानी हो सके। अब जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता है, आप लोगों ने खेत में देखा होगा, जब हम जुताई करते हैं, जब काफी समय बाद खेत की जुताई करते हैं, तो उसमें बड़े बड़े ढेले आ जाते हैं, जो कि हमें उनको फोड़ना होता है। कोई भी औजार लेकर के हमें उनको फोड़ना होता है, अदरवाइज वो फसल के प्रोडक्शन में, फसल के ग्रोथ में रुकावट पैदा कर सकते हैं। सो इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना होता है। ये तो आप एक पाटल पाटल हम अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे, पाटल क्या होता है। ये भी एक कृषि करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये एक औजार होती है जो मिट्टी को, जो बड़े बड़े ढेले होते हैं उनको तोड़ने का काम करते हैं। तो या तो आप उसको इंडिविजुअली आप लोग कोई औजार लो और उनको फोड़ो, या कि फिर एक औजार होती है, बड़ा सा औजार होता है वो उसके थ्रू, मतलब आपको वो उस प्रक्रिया को आसान कर देता है। जो काम 1 घंटे में होना है वो 10 मिनट में कर देता है। सो एक पाटल, मतलब इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक होता है। पाटल एक औजार होती है, बड़ा सा होता है। सो बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक होता है। ये उसी जो बुआई क्या कहते हैं, बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है, और ये किसके थ्रू किया जाता है, वो पाटल के थ्रू ही किया जाता है। हमने भी देखा इसको, पाटल, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले सेक्शन में। तो यह कार्य पाटल, देखिए फिर से इसका आंसर आपको मिल गया यहाँ पे, यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है, ठीक है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी जुताई से पहले खाद खाद इसलिए दी जाती है ताकि पहले हम खाद दे दें, इसके बाद जब हम जुताई करेंगे तो वो जो खाद है मिट्टी में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, मिल जाए। तो अगला सेक्शन ये क्या बोल रहा है, इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। देखिए इसका आंसर फिर से वही इसमें मेंशन है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। पानी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मिट्टी में नमी आएगी, तभी वो फसल के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। मतलब फसल प्रोडक्शन तो होगा, बट यदि आप प्रॉपर तरीके से आप खेती करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सो अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, कृषि औजारें। सो हम इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आप लोग जितना आप पढ़े हैं आज उसको आप प्रॉपरली रिवाइज कीजिए, और फिर अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।